ये पार्ट 1 अर्थशास्त्र के छात्रों के लिए तैयार किया गया है। इसमें प्रतिष्ठा विषय में 2 पत्रों की परिकल्पना की गई थी। पहला पत्र था आर्थिक सिद्धांत, जिसे हम फर्स्ट पेपर कहते हैं, और दूसरा है भारतीय आर्थिक अर्थव्यवस्था, जिसे हम इंडियन इकोनॉमी या द्वितीय पत्र कहते हैं। पहले पत्र में हम अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं, जिसमें हमें मुख्य रूप से सूक्ष्म अर्थशास्त्र अर्थात माइक्रो इकोनॉमिक्स का अध्ययन करना होता है। दूसरे पत्र में हम भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में अध्ययन करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंधित एक विषय है इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, भारत में आर्थिक आयोजन। इस विषय पर ही मेरा यह वीडियो है। भारत में आर्थिक आयोजन का अध्ययन करने के पूर्व हमें यह पता होना चाहिए कि किसी भी अर्थव्यवस्था में राज्य की क्या भूमिका होती है। राज्य की भूमिका के विषय में विभिन्न समयों पर विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न मत प्रतिपादित किए हैं। इस डिस्कशन या इस बहस के बाद हम मुख्य रूप से 3 कार्यों की परिकल्पना करते हैं। 3 तरह के कार्यों की परिकल्पना करते हैं। पहला है रेगुलेटरी अर्थात नियंत्रणात्मक। नियंत्रणात्मक का मतलब यह हुआ कि राज्य को व्यापक वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए, व्यापक कल्याण को ध्यान में रखते हुए, आर्थिक कल्याण को ध्यान में रखते हुए यह निर्धारित करना होता है कि सभी कार्यों का संपादन किस प्रकार किया जाए। आर्थिक कार्यों के नियमन और निर्देशन के लिए राज्य हमेशा सक्रिय रहता है और उसे होना भी चाहिए। लेकिन दूसरा जो कार्य है प्रोडक्शन ऑफ प्राइवेट गुड्स अर्थात निजी वस्तुओं का उत्पादन, इस कार्य के लिए राज्य को उपयुक्त नहीं माना गया है, क्योंकि इन वस्तुओं के उत्पादन में लाभ की संभावना होती है और इनमें बाध्यताएं भी नहीं होती है। अर्थात इनका उत्पादन करने वाले उसे ही बेचते हैं जो इसका मूल्य चुकाता है, और इसके उत्पादन में बहुत कम पैसे लगते हैं और इससे उपभोग की बाध्यताएं समाप्त हो जाती है। ऐसी अवस्था में निजी क्षेत्र इन वस्तुओं के उत्पादन के लिए उत्सुक रहता है। ऐसी अवस्था में हमें इसको निजी क्षेत्रों के भरोसे ही छोड़ देना चाहिए। लेकिन तीसरा जो उद्देश्य है प्रोडक्शन ऑफ पब्लिक गुड्स अर्थात सार्वजनिक वस्तुओं का उत्पादन। सार्वजनिक वस्तुएं वे हैं जो राज्य की प्रजा के लिए, अर्थव्यवस्था में घटकों के लिए मुख्य रूप से उनके कल्याण और उनके विकास के लिए आवश्यक होता है। पब्लिक गुड्स लोगों के व्यापक कल्याण के लिए आवश्यक होते हैं और आर्थिक विकास के लिए भी इनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें सड़कें, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता इत्यादि कार्य आते हैं, हेल्थ इत्यादि कार्य आते हैं। इन कार्यों के लिए राज्य को अपनी संसाधनों का उचित इस्तेमाल करना होता है, ताकि पब्लिक गुड्स जो कि विकास के लिए आवश्यक हैं उनके उत्पादन में कोई कमी न रह जाए और ये उन्हें भी मिले जो इसके लिए मूल्य चुकाते नहीं, अर्थात इन वस्तुओं में बाध्यताएं होती हैं। इन वस्तुओं का उत्पादन व्यापक स्तर पर होता है और इसमें बहुत सारे पैसे लगते हैं, बहुत ही मोटे निवेश की आवश्यकता होती है। अतः ऐसे समय में इसका उत्पादन निजी क्षेत्र नहीं करना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं। इसके अलावा इसमें एकाधिकार की भी संभावना होती है। अतः ऐसे कार्यों के लिए राज्य को ही आगे आना होता है। लेकिन विभिन्न विद्वान और विभिन्न तरह के देशों अर्थव्यवस्थाओं की परिकल्पना पर हम अगर ध्यान दें तो इन 2 कार्य प्राइवेट गुड्स के उत्पादन और पब्लिक गुड्स के उत्पादन, इसमें इसी के कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन से अर्थव्यवस्थाएं निर्मित होती हैं। अर्थव्यवस्थाएं 3 तरह की होती हैं। पहला है मार्केट इकोनॉमी अर्थात कैपिटलिस्टिक, बाजार आधारित अर्थव्यवस्था। दूसरा है स्टेट इकोनॉमी यानी राज्य आधारित अर्थव्यवस्था, और तीसरा है मिक्स्ड इकोनॉमी। अर्थशास्त्र के सिद्धांतों के इतिहास में शुरुआत एडम स्मिथ से अगर की जाए 1776 में प्रकाशित उनकी पुस्तक
वेल्थ ऑफ नेशन के बाद से अगर हम अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि अर्थव्यवस्था के संबंध में विभिन्न विचार व्यक्त किए गए। एडम स्मिथ एक खुली अर्थव्यवस्था का समर्थन करते थे, लेकिन उसके दुष्परिणाम 1929 के महामंदी और बढ़ती बेरोजगारी के कारण कीन्स का आविर्भाव हुआ। कीन्स ने मिश्रित अर्थव्यवस्था की परिकल्पना की और व्यापक राज्य के हस्तक्षेप के पक्ष में थे, क्योंकि उनका मानना था कि 1929 की महामंदी का निवारण राज्य के द्वारा निवेश से ही किया जा सकता है और इसमें सफलता भी मिली। इसके अलावा 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई और उसके बाद रूस में यूएसएसआर, रूस नहीं कहना चाहिए, यूएसएसआर, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक में सामाजिक अर्थव्यवस्था का आविर्भाव हुआ। राज्य प्रमुख भूमिका निभाने लगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब अपनी उपनिवेश स्वतंत्र होने लगे और यूरोप पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था, तब प्लानिंग की परिकल्पना की गई। यह प्लानिंग 1917 में आई बोल्शेविक क्रांति के बाद शुरू हो चुकी थी। प्लानिंग दो तरह की होती है। पहला होता है इम्परेटिव प्लानिंग, जिसे स्टेट इकोनॉमी अर्थात राज्य आधारित अर्थव्यवस्था में देखा जाता है। इसमें निश्चित रूप से लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है, क्वांटिटेटिव लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है, संख्यात्मक, और उसे एक नियोजित और गाइडेड फोर्सेस के द्वारा पूरा किया जाता है। इसमें व्यक्ति की भूमिका कम होती है और उसे स्वतंत्रता भी नहीं होती है, प्रतियोगिता भी नहीं होती है। राज्य अपना एक अधिकार स्थापित करता है और उसके द्वारा वो राज्य के कल्याण के कार्य करता है। दूसरा जो है वह है मिक्स इकोनॉमी। मिक्स इकोनॉमी का तात्पर्य यह है कि इसमें सोशलिस्ट प्लानिंग और कैपिटलिस्ट प्लानिंग दोनों का समावेश होता है। कैपिटलिज्म में मूल रूप से प्लानिंग की परिकल्पना नहीं की गई, लेकिन आज की अर्थव्यवस्थाओं में 1999 में जब वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट आई और उसके बाद जब ये एस्टैब्लिश हो गया कि मिश्रित अर्थव्यवस्था ही सबसे अच्छी अर्थव्यवस्था है। हाँ, कोई राज्य मुख्य रूप से मिश्रित होते हुए भी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ ज्यादा झुका हुआ होता है, या फिर प्राइवेट इकोनॉमी की तरफ ज्यादा झुका हुआ हो सकता है, या फिर राज्य के सोशलिस्टिक इकोनॉमी की तरफ ज्यादा झुका हो सकता है। ऐसे विभिन्न तरह के मिश्रित अर्थव्यवस्था पूरे विश्व में देखने को मिलती है। भारत एक निश्चित अर्थव्यवस्था है, लेकिन इसमें प्लानिंग की शुरुआत होने से पूर्व हम यह जान लें कि इसकी भूमिका पहले से बन रही। 1917 में हुए बोल्शेविक क्रांति से प्रभावित होकर और उसके बाद हो रहे रूस के विकास और चाइना में भी जो विकास हो रहे थे, उससे प्रभावित होकर जवाहरलाल नेहरू ने समाजवादी प्लानिंग की कल्पना की, समाजवादी आयोजन की परिकल्पना की। लेकिन वो अकेले नहीं थे। 1938 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया, जिसने अपनी रिपोर्ट, बहुत सारी रिपोर्ट्स दी और एक कंसेंसस बनाने की कोशिश की, एक मतैक्य बनाने की कोशिश की, सर्वानुमति बनाने की कोशिश की। तो ऐसी अवस्था में उसके बाद जब हम स्वतंत्रता की तरफ आगे बढ़ने लगे तो विभिन्न लोगों ने यह परिकल्पना की कि भारत में किस प्रकार आर्थिक विकास किया जा सकता है। इसके लिए